आइए आज हम लोग शुरुआत करते हैं 11th की भौतिकी। 11th की भौतिकी का ये अध्याय जिसका नाम है सदिश विश्लेषण, वेक्टर एनालिसिस। आज हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। हम लोग भौतिक विज्ञान में जिस भी विषय वस्तु के बारे में पढ़ना चाहते हैं उस विषय वस्तु को हम लोग कहते हैं भौतिक राशि, भौतिक राशियाँ, फिजिकल क्वांटिटीज। तो हम ऐसे भी कहते हैं कि वे सभी राशियाँ जिन्हें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापा जा सके, तोला जा सके, एक संख्या के द्वारा व्यक्त किया जा सके, उन्हें हम लोग कहते हैं भौतिक राशियाँ। तो भौतिक राशियों पर ही आधारित हमारा ये अध्याय है जिसका नाम है सदिश विश्लेषण। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि भौतिक विज्ञान में जितना भी विषय वस्तु होता है जिसके भी बारे में हम जानकारी लेना चाहते हैं, जिसे हम भौतिक राशि कहना चाहते हैं, वे सभी भौतिक राशियाँ दो कैटेगरियों में कैटेगराइज करी जाती हैं। तो हम ये कहेंगे कि जितनी भी भौतिक राशियाँ हैं इन सभी भौतिक राशियों को हम दो भागों में बांट रहे हैं। तो ये भी मन में सवाल आएगा कि हमने बांटा क्यों है, क्या कारण है बांटने का। तो अभी वो हम लोग इसी अध्याय में पढ़ने वाले हैं। तो मैंने कहा जितनी भी भौतिक राशियाँ हैं ये सभी भौतिक राशियाँ दो कैटेगरी में, दो भागों में बांटी जाती हैं। एक का नाम होता है अदिश, अदिश राशियाँ। अदिश राशियाँ इन्हें हम लोग कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज। और एक का नाम होता है सदिश राशियाँ, सदिश राशियाँ जिन्हें हम लोग कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। और इन्हीं के अलावा हम अभी एक भाग और आपको बताएंगे जिसे हम लोग कहेंगे टेंसर राशियाँ, टेंसर राशियाँ। तो हमारा जो अध्याय है उस अध्याय में यानी सदिश विश्लेषण अध्याय में, वेक्टर एनालिसिस चैप्टर में हम लोग इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें, कोई भी भौतिक राशि होती है आप उसे मापते हैं, तोलते हैं, उसे आप लिखते हैं तो आप संख्यात्मक मान देते हैं उस वैल्यू का, संख्यात्मक मान देते हैं उस भौतिक राशि का। और उस मान के साथ साथ आप उसके साथ में एक टर्म और प्रयोग में लाते हैं जिसे हम मात्रक भी कहना चाहेंगे। जैसे मान लेते हैं कि कोई वस्तु है, उस वस्तु का द्रव्यमान 50 किलोग्राम है। तो हमने कहा कि जब आपने मापा, मापने के बाद आपने लिखा तो ये 50 एक संख्यात्मक मान है और किलोग्राम उसका मात्रक है, 50 किलोग्राम। ये हो गया द्रव्यमान को मैंने मापा हुआ। द्रव्यमान एक भौतिक राशि है, द्रव्यमान एक भौतिक राशि है और ये मैंने माप के बताया कि ये 50 किलोग्राम है। तो ये द्रव्यमान को लिखने के लिए आपने ये जो 50 और 1 किलोग्राम आपने प्रयोग में लाया हुआ है, इस 50 को हम लोग बोलेंगे संख्यात्मक मान। क्या बोलेंगे? संख्यात्मक मान। और ये जो आपका किलोग्राम है हम लोग बोलेंगे इस भौतिक राशि का ये मात्रक है, मात्रक है। अब आप सोचें, हमने इस द्रव्यमान को व्यक्त करने के लिए 50 का प्रयोग कर लिया, किलोग्राम का प्रयोग कर लिया, इतने से ये आपका द्रव्यमान पूरा का पूरा व्यक्त किया गया। मतलब हम कह लें कि अगर द्रव्यमान मुझे व्यक्त करना था तो ये 50 किलोग्राम लिखने पर ये पूरा का पूरा जानकारी हमें दे रहा था कि कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान 50 किलोग्राम है। अब आप समझे, हमसे कोई सवाल करे कि एक व्यक्ति है, मान लो कि इस व्यक्ति का नाम है मोहन, उस व्यक्ति का नाम है मोहन, और मोहन यहाँ एक बिंदु हम बना रहे हैं, इस बिंदु O से 50 मीटर दूर गया हुआ है, 50 मीटर दूर गया हुआ है। अब ये मोहन इस O से 50 मीटर दूर गया हुआ है, तो अभी तो हमें नहीं पता। अगर हमसे सवाल किया जाए कि 50 मीटर कहाँ गया है तो भाई मैं तो नहीं बता पाऊंगा। 50 मीटर हो सकता है मोहन इधर भी गया हो सकता है 50 मीटर मोहन इधर भी गया हो सकता है 50 मीटर मोहन इधर भी गया हो सकता है 50 मीटर मोहन इधर भी गया हो। कहने का ओवरऑल मतलब यही है कि इन सब ये जो 50-50 हम कहना चाह रहे हैं, ये मोहन का कहाँ गया हुआ है, मोहन का स्थिति कहाँ पे है, हम ये 50 मीटर से तो डिसाइड नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये 50 मीटर कहने पे, और अगर हम ये पूछना चाहें कि मोहन की स्थिति कहाँ है तो इस 50 मीटर से ये जानकारी अधूरी है। तो हम ये कहना चाहेंगे कि इस स्थिति को दिखाने के लिए मोहन यहाँ इस बिंदु से कहाँ गया हुआ है, तो उसके लिए मुझे एक नए टर्म की जरूरत और पड़ेगी जिसे हम लोग कहना चाहेंगे दिशा। और जब किसी भी भौतिक राशि को दिखाने के लिए परिमाण के साथ साथ हम दिशा का प्रयोग कर लेंगे तो उसे हम एक नई कैटेगरी में बांटेंगे, एक नई कैटेगरी में रखेंगे, तब हम उसे कहना चाहेंगे सदिश राशियाँ।
तो यदि ये कहा जाए कि मोहन यहाँ इस बिंदु से, मान लो कि ये मोहन का घर है, मोहन यहाँ अपने घर से 50 मीटर दूर चला गया है और हमसे कोई सवाल करे, बताए मोहन कहाँ पर खड़ा है, तो भाई ये तो मैं नहीं बता सकता। कारण ये कि मोहन कहीं भी जा सकता है 50 मीटर। तो यदि मोहन की मुझे स्थिति जाननी होगी तो आप कहेंगे कि आप 50 मीटर के साथ साथ दिशा भी बताएं, तभी हम मोहन की स्थिति तक पहुंच सकते हैं। मान लो कि मोहन, ये आपका, ये जो मैंने अभी बनाया हुआ था, ये आपका पूर्व दिशा है, ये आपका उत्तर दिशा है, ये नीचे आपका दक्षिण दिशा है, दक्षिण दिशा, और इधर आपका पश्चिम दिशा। अब अगर हमसे कोई कहे कि मोहन अपने घर से, मान ले यहां घर है उसका, मोहन अपने घर से पूर्व से 30 अंश के कोण पर 40 मीटर की दूरी पर गया हुआ है, तो हम ये कह लेंगे कि अब मोहन यहां कहीं पर होगा। तो ये जो हम दिखाना चाह रहे हैं मोहन की स्थिति, इस स्थिति को दिखाने के लिए मुझे ये 40 मीटर तो चाहिए ही चाहिए, साथ में मुझे डायरेक्शन भी चाहिए। तो हम कहेंगे कि ये जो स्थिति मैंने लिखा हुआ है, ये स्थिति एक नई राशि है जिसे हम कहेंगे सदिश राशि। सदिश मैंने क्यों कहा? सदिश मैंने इसलिए कहा क्योंकि इसे दिखाने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता पड़ रही थी। अभी मैंने ये यहाँ पे लिखा हुआ था, कोई व्यक्ति है, कोई वस्तु है, उसका द्रव्यमान 50 किलोग्राम है। इतना कहने से मुझे जानकारी पूर्ण रूप से मिल रही है कि व्यक्ति का द्रव्यमान 50 किलोग्राम है, कोई अधूरी जानकारी नहीं है। तो हम ये कहेंगे कि ये 50 किलोग्राम ये अपने आप में एक पूर्ण जानकारी है, और जबकि ये 50 मीटर और ये स्थिति के संदर्भ में ये पूर्ण जानकारी नहीं है। तो हम इसे और इसे अलग अलग रखना चाहेंगे। इसे हम लोग रखेंगे अदिश की कैटेगरी में और इसे हम लोग रखेंगे सदिश की कैटेगरी में। तो एक चीज और, जैसे अभी मैं कह दूं कि 50 किलोग्राम को आप 50 किलोग्राम में जोड़े तो आप सीधा आंसर देंगे 100 किलोग्राम। लेकिन यदि हम आपसे कहें कि 50 मीटर किसी की स्थिति को, यानी उसे हम लोग विस्थापन कहेंगे, 50 मीटर विस्थापन को 50 मीटर विस्थापन के साथ जोड़ें तो 100 मीटर विस्थापन आ भी सकता है और 100 मीटर विस्थापन नहीं भी आ सकता है। तो हम ये कहेंगे कि जो सदिशों का योग होता है, सदिशों का जो अंतर होता है, वो अंकगणित के सामान्य नियमों पर आधारित नहीं होता है, उनके लिए कुछ अलग नियम होते हैं। तो उन नियमों को हम लोग दो रूपों में पढ़ना चाहेंगे। एक का नाम देंगे हम लोग सदिश योग का त्रिभुज नियम, त्रिभुज नियम, और एक का नाम देंगे हम लोग सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम, सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम। तो अब आप सदिश और अदिश की कहानी समझ पाए होंगे। सदिश क्या होता है, अदिश क्या होता है, तो ये शुरुआत हुआ भौतिक राशियों से। मैंने कहा हम भौतिक विज्ञान में जिस भी विषय वस्तु की अध्ययन, जिस भी विषय वस्तु के बारे में बातें करना चाहते हैं, वो अपने आप में भौतिक राशि कहलाती है। या फिर ऐसा कहते हैं कि जिन्हें मापा जा सके, जिन्हें तोला जा सके, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक संख्या के द्वारा व्यक्त किया जा सके, उन्हें हम लोग भौतिक राशि कहते हैं। तो भौतिक विज्ञान की जितनी भी भौतिक राशियां होती हैं सभी दो कैटेगरियों में बांटी जाती हैं, सदिश और अदिश। अदिश को हम स्केलर कहते हैं, सदिश को हम लोग वेक्टर कहते हैं। स्केलर क्या होता है? जिनमें सिर्फ परिमाण हो, दिशा ना हो, उन्हें हम लोग कहेंगे स्केलर। जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो, उन्हें हम लोग कहेंगे वेक्टर। तो वेक्टर यानी सदिश वे राशियां होती हैं जिन्हें दर्शाने के लिए परिमाण के साथ साथ मुझे दिशा की भी जरूरत होती है, और सदिशों को अंकगणित के सामान्य नियमों के सारे न तो जोड़ा जा सकता है और ना ही घटाया जा सकता है। उनके लिए हमें अलग रूल लगाने पड़ते हैं, जैसे त्रिभुज नियम हो गया, समांतर चतुर्भुज नियम। तो अदिश और सदिश के हम दो चार एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे स्थिति हो गया, और स्थिति से ही आता है विस्थापन। क्या आता है? विस्थापन। तो विस्थापन होता है फाइनल स्थिति, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो विस्थापन भी बिना हम दिशा के नहीं बता सकते हैं। और विस्थापन से ही संबंधित होता है त्वरण। तो त्वरण भी हम लोग बिना दिशा से नहीं बता सकते हैं। त्वरण के बाद आपका बल आता है। बल भी त्वरण और द्रव्यमान का गुणनफल होता है, तो ये भी सदिश ही होता है। बल सदिश होता है, विस्थापन सदिश होता है, त्वरण सदिश होता है, किसी राशि की स्थिति भी ये भी सदिश होती है। तो ये सारे टर्म जो हैं, ये इन्हें दिखाने के लिए मुझे परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता पड़ेगी। और इन्हीं के साथ साथ हम ये भी कहते हैं बल, आघूर्ण और भी बहुत सी भौतिक राशियां हैं जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। संवेग हो गया,
आवेग हो गया, ये सारी भौतिक राशियां सदिश राशियों के कैटेगरी में आती हैं। अदिश राशियों के कैटेगरी में द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, ताप हो गया, चाल हो गया, समय अदिश की कैटेगरी में, द्रव्यमान अदिश की कैटेगरी में, लंबाई या दूरी किसी वस्तु की अदिश की कैटेगरी में, ताप ये भी अदिश की कैटेगरी में, चाल ये भी अदिश की कैटेगरी में। ये सारे जो मैंने लिखे हैं, इनके अलावा भी बहुत सी भौतिक राशियां हैं जिनमें सिर्फ परिमाण ही होता है, दिशा नहीं होता है, तो इन्हें हम लोग कहना चाहेंगे अदिश। अब हमारे साथ समस्या एक बात की और होती है, और वो ये है कि कुछ भौतिक राशियां ऐसी होती हैं जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, लेकिन वो सदिश नहीं होती है। तो ऐसे में सबसे पहले आपका जो एग्जाम्पल में आता है वो आता है विद्युत धारा। विद्युत धारा, विद्युत धारा, हम ये कहते हैं कि विद्युत धारा आवेश के प्रवाह की दिशा में होता है, और वो भी हम कहते हैं कि धनावेश के प्रवाह की दिशा में होता है। इलेक्ट्रॉनों के चलने की विपरीत दिशा में विद्युत धारा की दिशा होती है। तो वहां पे हम दिशा भले ही बताते हैं, लेकिन विद्युत धारा सदिश नहीं है, विद्युत धारा अदिश भी नहीं है। वैसे तो हम अदिश भी कहते हैं, लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि विद्युत धारा टेंसर राशि है। कहने का कारण ये है कि विद्युत धारा में सामान्यतः तो मुझे दिशा और परिमाण तो देखने को मिल जाएगा, लेकिन जब उन्हें हम सदिश नियम के अनुसार जोड़ने का प्रयास करेंगे तो वे उस नियम का पालन नहीं करते। जैसे यदि हम आपसे कहें कि एक सदिश ये है और एक सदिश ये, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में और दोनों बराबर हैं, तो हम एक को प्लस मानेंगे और एक को माइनस मानेंगे, दोनों का रिजल्ट 0 हो जाता है। लेकिन विद्युत धारा के केस में ऐसा नहीं होता है। दो धाराएं आ रही हैं, इधर से 2 एम्पियर आ रही, इधर से 2 एम्पियर आ रही, तो यहाँ पे मिलके 4 एम्पियर हो जाएगा। तो हम ये कहेंगे कि विद्युत धारा ये ना तो अदिश रूल का पालन कर रहे हैं और ना ही सदिश रूल का पालन कर रहे हैं। इन्हें हम लोग एक नई कैटेगरी में रखना चाहेंगे, जिसे हम लोग बोलेंगे टेंसर राशियां। क्या बोलेंगे? टेंसर राशियां। इनके अलावा भी और भी हैं जिन्हें लोग टेंसर राशियां कहेंगे। जड़त्व तो आघूर्ण होता है, वो भी टेंसर राशि ही होता है। तो टेंसर राशि का मतलब ये होता है जो देखने में तो हमें परिमाण और दिशा दिखाएं, लेकिन वो एक्चुअल में सदिश योग का नियम का पालन नहीं करते, इसलिए उन्हें एक नई कैटेगरी में रखा जाता है टेंसर राशि में। आपके किताब में विद्युत धारा अदिश की कैटेगरी में देखने को मिलेगा। यदि क्वेश्चन ऑप्शनल में आता है और वहाँ पे टेंसर भी रहता है और अदिश भी रहता है, तो आप प्रायोरिटी टेंसर को देंगे, और अगर नहीं रहता तो आप अदिश पे टिक करेंगे। तो आज के लेक्चर में हमने ये जानने का प्रयास किया कि इस सदिश विश्लेषण वेक्टर एनालिसिस अध्याय में हमारा क्या भूमिका होगा, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं और कैसे क्या क्या चीज़ें हमें मिलने वाली हैं। सदिश अदिश पूरी कहानी इन्हीं पे आधारित होगा। तो आगे हम लोग इसके आगे के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं दो सदिशों को हम लोग कैसे जोड़ते हैं, उनके जोड़ने के नियम, उनके जोड़ने की विधियाँ। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। धन्यवाद।